इंसाफ की जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन ने भी तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ है रिजर्व सीट्स केस में जो उन्होंने अपील की है। तो जब एक गैर कानूनी तंजीम खुद साख्ता जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है वो सेक्रेटरी जनरल को ये इख्तियार देता है कि वो फाइनेंस बोर्ड बनाए और वो फाइनेंस बोर्ड जो है फिर वो पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करता है। तो जब सेक्रेटरी जनरल ही गैर कानूनी है, जब सेक्रेटरी जनरल ही खुद साख्ता है और बाकी तमाम ओहदेदार भी खुद साख्ता है जिसको इलेक्शन कमीशन भी तस्लीम करता है, तो फिर उनसे ये इख्तियार कैसे। यही वजह है कि यहाँ करोड़ों की और अरबों की बंदर बांट हो रही है। हमने कहा था ये अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए। एक तरफ आप अंदाजा लगाएं कि पार्लियामेंट में ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कई 100 गुना इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सारे एक हो गए, सारे नजरियाती इख्तलाफात खत्म हो गए, सारे जमहूरियत आइन और रूल ऑफ लॉ की बातें साइड पे हो गई, वहां पे सारे एक हो जाते हैं। और जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि 50% कटौती कर दी गई है। ये क्यों ये जुल्म हुआ है? इसलिए कि यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं ये अपने मफादात के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका पार्टी के वर्कर और पार्टी के एम्प्लॉइज से कोई उनके जो मामलात हैं उससे कोई दिलचस्पी नहीं। और यही वजह है कि ये पार्टी जब तक एक तंजीम नहीं बनेगी, एक इदारा नहीं बनेगा। अब मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि बड़े अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के जो हालात हैं वो कई सालों से मैं जिसकी पेशेंगोई कर रहा हूँ वो सारे हालात आपके सामने हैं। जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, जो हकायक सामने आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? सिर्फ एक बात की अभी भी कमी है और वो कमी ये है कि जो जिम्मेदार है उसको आप सामने उससे क्यों नहीं बात करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबको मालूम है कि पत्ता भी नहीं हिलता जब तक पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन जो है उनकी मर्जी ना हो। ये लोग तो छोटी, ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जाते हैं कि जी मक्खी मारे के ना मारे। ये जब आमरीत के आगे सजदा करते हैं तो फिर जमहूरियत कैसे आएगी? जो जमात अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं नाफिज कर सकती, कानून नहीं नाफिज कर सकती, अपने आइन को नहीं नाफिज कर सकती, वो पाकिस्तान में क्या आइन नाफिज करेंगे? वो पाकिस्तान में क्या कानून नाफिज करेंगे? तो आपने, मैं कहता हूँ ये पीटीआई का मेरे पास आइन मौजूद है, मुझे बताएं कि पीटीआई के आइन में फाउंडिंग चेयरमैन के ये इख्तियारात कहाँ हैं कि ये तमाम वो जो फैसले कर रहे हैं। मेरे साथी थे, हम साथ चले हैं, 16/7 हमने साथ दिया है। मैंने पार्टी का मीडिया जो था वो 2011 तक, 1998 के बाद से 2011 तक मैनेज करता था और एक आध और हमारे साथ थे। हमें पार्टी का नजरिया पता था, हम पार्टी के नजरिए से जुड़े हुए थे। आज तक मैंने जो पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन है उनके नाम से जो प्रेस रिलीज इशू की है, शायद ही उनके नाम से मैंने उनको दिखाई हो। वो मुल्क से बाहर होते थे, मैक्सिको में, वो मुल्क से बाहर होते थे, साउथ ऑफ फ्रांस में। हमने पार्टी का अलम यहाँ उठाते थे और पार्टी का वो नजरिया आवाम के सामने रखा। तो जब आज ये जो लोग सारे कहते हैं कि पार्टी में ये बीमारियां हैं, पार्टी में ये बीमारियां फैल चुकी है कैंसर की तरह, वो तमाम तफसीलात में मुझे जाने की जरूरत नहीं। तो उसकी वजह क्या है? उधर आके कहते हैं जी पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन का विजन, तो बताएं क्या विजन है? ये विजन है कि आपने एक आमरीत कायम की हुई है पार्टी के अंदर। अगर पार्टी एक इदारा होता तो ये बीमारियां होती? हरगिज ना होती। ये पार्टी में जब, इसीलिए ये जो हम जंग लड़ रहे हैं, हमें किसी से कोई किसी के खिलाफ नहीं है। मैं पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन का करीब तरीन साथी रहा हूँ 16 साल। मेरी उनसे कोई जाती जंग नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक हम पार्टी में वो बुनियादी असूल नहीं नाफिज करेंगे हम इस माशरे में वो असूल नहीं ला सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1968 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था
कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे कि हमें सदारती निज़ाम नहीं चाहिए, हमें पार्लिमानी निज़ाम चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, हमें वन मैन वन वोट चाहिए। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया कि शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा करें, अगरतला केस जो है वो उस पर ख़त्म करें, तब हम आपसे बातचीत करेंगे। और ये वो शेख मुजीबुर रहमान है और ये वो अवामी लीग है जिसका आज बंगालियों ने अपने हाथों से नाम और निशान मिटा दिया। 50 साल बाद तारीख ने घूम के वापस आया और उन्हीं बंगालियों ने इतनी नफरत का इजहार किया। वो क्यों? वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान से अलहदगी। ज्यादतियाँ हुई हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ज्यादतियाँ की हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई थे। वो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, वो भारत की गुलामी में नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सो कॉल्ड बानी का नाम निशान मिटा दिया, नया बानी सामने लेके आ गए। आज भी वो बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन उस वक्त की जो सियासत थी उसने पाकिस्तान को डुबोया। आज की जो सियासत है वो भी वही सियासत है। आज ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये लोग जो मुल्क से बाहर जाके पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं, उनसे सिर्फ ये सादा सवाल है कि आपने वो असूल खुद क्यों नहीं अपनाए। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे था। मैं आपके सामने कभी भी मैंने उनका नाम पहले नहीं लिया। आज इस वास्ते ले रहा हूं कि जिस ओहदे पे थे मैं उस ओहदे का लिहाज करता था, लेकिन वो जब अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन सियासत और मुल्क दुश्मन के साथ उनकी गोद में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। पाकिस्तान के मफादात को, जिन असूलों पे मैं डॉक्टर फलवी को चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान आए, वहाँ अमेरिका में टीवी चैनल पे क्या बैठते हैं, यहाँ आए अपनी मर्जी का चैनल का इंतखाब करें, अपनी मर्जी के एंकर का इंतखाब करें। मैं उनके साथ लाइव डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं अवाम के सामने रखूँगा कि जमहूरियत क्या होती है, आइन क्या होती है, असूल क्या होते हैं। ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो 2 अगस्त 2022 को आया था, उस वक्त सेक्रेटरी जनरल जो थे वो ये थे, ये उसका जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने आइन शिकनी की, जब इन्होंने असम्बलिया तहलील की, आइन शिकनी की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने एक सिटिंग जज के खिलाफ एक फैसला दिया जो रेफरेंस फाइल किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, इन्होंने क्या इस्तीफा दिया। इन्होंने इस इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबरान को गैर कानूनी तौर पर नामजद किया, क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? क्या वो उसके अकाउंटेबल हुए? ये जो तमाम फंड्स के मामलात हैं ये मैं सामने रखूंगा उनके, आए मेरे साथ लाइव डिबेट करें। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है और इस मुल्क दुश्मनी में हमारे जो सियासतदान हैं उनको एक अहम किरदार अदा करना है। उनको पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए कि लोगों की, नौजवानों की जो सोच है उसको मुस्बत रास्ते में लेके आए, उसको अमली तौर पे पाकिस्तान के हक में लेके आए, पाकिस्तान के बखिए ना उधेड़ने की कोशिश करें। आपके सामने है यूक्रेन के हालात। यूक्रेन जब सोवियत यूनियन टूटा वो एक एटमी ताकत बन गई थी। अमेरिका और रूस ने कहा कि आपको एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं है, उनसे एटमी हथियार ले लिए। आज उनकी सालमियत का सौदा हो रहा है, नीलामी हो रही है, वो बेबस हैं। जिस तरह आपने देखा कि व्हाइट हाउस में उसके सदर के साथ जो हशर किया, जो बेइज्जती की, जिस तरह उसके दुनिया के सामने उस मुल्क को रुस्वा करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसके पास वो दिफा नहीं है अपने मुल्क को दिफा करने के लिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ये जितने इंतशारी हैं, ये जितने हैं सियासी अपनी ग्रीवेंसेस अपनी जगह पे, ये इंतशार का मकसद है कि पाकिस्तान के एटमी असासों पे कब्जा किया जाए ताकि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें उस पर कब्जा करें और उसके बाद पाकिस्तान को बेबस करके पाकिस्तान के दुश्मनों के रहमो करम पे डाल दें। तारीख गवाह दे चुकी है कि अवामी लीग के एमएनए शौकत अली, उन्होंने 2011 में बांग्लादेश असेंबली में खड़े होकर कहा कि अगरतला कंस्पिरेसी जो थी वो सही थी, मैं उसका हिस्सा था, शेख मुजीब उसका हिस्सा था, हम वहाँ गए, हमने भारतीय रॉ एजेंसी से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। ये उनके अपना एमएनए ने तस्लीम किया 2011 में।
बांग्लादेश की असेंबली में। तो सस्ती सियासत और इक़्तिदार की सियासत के खातिर आप मुल्क को दांव पे नहीं लगाते। आज अगर आर्मी चीफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके नौजवानों से खिताब कर रहे हैं और उनकी जहन साजी के लिए उनके शकूक दूर कर रहे हैं, तो ये सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों से कम्युनिकेट करें। मेरे पास वसाइल नहीं है, वरना मैं पाकिस्तान की गली गली और हर यूनिवर्सिटी में जाता और लोगों के क्वेश्चंस को फेस करता और बताता हकीकत क्या है कि ये जो है ये नौटंकी करने वाले ये सारी उम्र आइन, जमहूरियत, कानून की बातें करते हैं, लेकिन अपनी जमात में ये असूल नहीं अपना सकते क्योंकि ये डिक्टेटर है, इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। ये सिर्फ तिजोरी में हाथ डालना चाहते हैं। क्यों नहीं हालात बदले केपी के? 13 साल से हुकूमत में इक़्तिदार में है, क्यों नहीं वहाँ हालात बेहतर हुए? क्यों नहीं तालीम, सेहत? ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा जमहूरी हक है। मैं कहता हूँ जमहूरी फ़राइज़ कब अदा करोगे? मेरी तो जंग ये है कि जमहूरियत में अपने फ़राइज़ कब अदा करोगे? लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कब करोगे? जहाँ पे जो इक़्तिदार में है वो क्यों नहीं करता? इसीलिए हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत कौम के सामने रखी कि जब जमात खुद डेमोक्रेटिक होगी, आइन अपने आइन को फॉलो करेगी, तो मुल्क का आइन को भी वो फॉलो करेगी, तभी जाके तब्दीली आएगी। इसीलिए मैं अब अख्ताम पे जाता हूँ, ये कहता हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी लाइफ लाइन है। हमने आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन दिया। जिस तरह फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएटर के तौर पे प्रेसिडेंसी के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में एक रोल अदा किया। हमने वो तजवीज़ दी है कि आप अपना वकील करें, हम अपना वकील करते हैं, TOR बनाते हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन कराते हैं, चाहे साल लगता है चाहे 2 साल लगता है। पाकिस्तान की सियासत में इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म होगी, आइन और कानून के मुताबिक होगी, दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनबीटेबल होगी अगले इलेक्शन में। लेकिन जिस तरह ये अभी चल रहे हैं, ये ना सिर्फ डीलिस्ट होंगे, ये इनको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो एक चापलूसी की आदत है, ये जो घुसपैठी है, ये हकायक नहीं रखते सामने, ये चापलूसी के ज़रिए अपने आप को आगे करके रखते हैं। ये चापलूसी पहले बड़े से बड़े हुक्मरानों को ले डूबी है। जब लीडर के वैल्यूज़ नहीं होते, वो एंकर्ड नहीं होता, तो वो चापलूसों के हाथ में चला जाता है और वो ऊपर जाता रहता है, उसकी पाँव ऊपर से आसमान पे चले जाते हैं और जब वो गिरता है तो इतने धड़ाम से गिरता है कि फिर पीछे कुछ नहीं बचता। यही अंजाम PTI और उसकी क़यादत का होने जा रहा है अगर इन्होंने होश के नाखून न लिए।